हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कोई भी क्रिमिनल, टेररिस्ट, सीरियल किलर, रेपिस्ट, ये सब लोग हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं। देखने में हमारे ही जैसे एक आम इंसान होते हैं, लेकिन रास्ता अलग चुन लेते हैं और जिसकी वजह से वो सबसे अलग हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सीरियल किलर की है जिसके बारे में जब सच्चाई सामने आई तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि ये शख्स एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 लोगों का कत्ल कर चुका है। और यकीन ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वह शख्स बेहद होनहार, बुद्धिमान, शरीफ, नेक, मिलनसार, स्वभाव का बहुत अच्छा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, इसके अलावा उसे आयुर्वेद और रियल एस्टेट की पूरी जानकारी थी। साथ ही अलौकिक शक्तियों का ज्ञान, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की विद्या, इन सब चीज़ों का अच्छा जानकार था। और इन सब से ऊपर एक ऐसा शख्स जिसको खजाने की खोज का माहिर माना जाता था। तो सोचिए, एक आदमी के कितने रूप, कितने शक्ल, कितनी खासियत, कितनी खूबियाँ। और जब ये चेहरा पुलिस के जरिए लोगों के सामने आया लोगों के सामने आया तो लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक शख्स जो इतनी सारी खूबियों का मालिक है और वो बिल्कुल आम लोगों के बीच में रहता है, और वो एक पारिवारिक इंसान है जो अपने बच्चों को वक्त देता है और उसके साथ खेलता है, पत्नी को खुश रखता है, पड़ोसियों से मिलता जुलता है, बुजुर्गों की इज्जत करता है, महिलाओं को रेस्पेक्ट देता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हर कोई हैरान, हर कोई परेशान। लेकिन कई चेहरों वाले शख्स का वो एक चेहरा था जिसके पीछे एक खूंखार या खौफनाक कहानी दफन थी। ये कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक जगह है और उसका नाम है नगर कुरनूल। नगर कुरनूल एक आम इलाके के जैसा ही है। इसी नगर कुरनूल में ये कई चेहरों वाला शख्स रहा करता था। इसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, प्रॉपर्टी का काम था। इसके अलावा ये आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। लोगों को आयुर्वेद दवाएं फ्री में दिया करता था। इसके अलावा ये भूत, प्रेत और आत्मा में भी यकीन रखता था। ये वो ओझा नहीं था, लेकिन लोगों को बताया करता था कि भूत, प्रेत और आत्मा जैसी चीज़ें होती हैं। और इनके साथ साथ इसको बचपन से एक धुन और सवार थी, और वो धुन ये थी कि बहुत सारे गड़े हुए, छुपे हुए खजाने को खोजता रहता था। उसकी खोज में हमेशा लगा रहता था और उन खजानों के बारे में इसे जानकारी मिलती थी और वह खजाना फिर यह ढूंढ भी लेता था। इसके इस जुनून और पागलपन के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन खैर, इसके बाद ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। 12 दिसंबर 2023 को एक मामला सामने आता है। होता ये है कि 12 दिसंबर 2023 को एक शख्स जिसका नाम वेंकटेश है, वह अपनी बीवी से कहता है कि उसे एक प्लाट खरीदना है और इसके लिए उसको नगर कुरनूल जाना है। और वहाँ एक शख्स है जिसका नाम है रामती सत्यनारायण। उससे प्लाट का सौदा हो चुका है और प्लाट की रजिस्ट्री करनी है और हम जल्दी ही लौट आएंगे। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करना कि अगर मैं लेट हो जाऊँ और समय पर ना पहुँच पाऊँ तो तुम ये फ़ोन नंबर रख लो, और यदि मेरा फ़ोन नंबर काम ना करे तो एक और शख्स है जिससे मैं प्लाट खरीदने जा रहा हूँ, रामती सत्यनारायण, उनका भी फ़ोन नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ। और यह मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे ही साथ जा रहे हैं। उसके बाद वेंकटेश चला जाता है। वेंकटेश को वहाँ से 2 दिन बाद आना था। अब 2 दिन बीत चुके थे। वेंकटेश वापस लौटा नहीं था। बीवी उसकी इंतज़ार कर रही थी। वेंकटेश के दोनों दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने कहा कि हम तो जा ही नहीं पाए थे, और वहाँ फिर वो अकेले ही चला गया। अब बीवी को याद आया कि वेंकटेश ने उसे एक फ़ोन नंबर दिया था जिससे प्लाट खरीदना था। वेंकटेश की बीवी ने उस शख्स को फ़ोन किया, यानी रामती सत्यनारायण को फ़ोन किया
सत्यनारायण ने कहा कि वेंकटेश आया तो था, लेकिन वो यहाँ से जा चुका है। उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी वो कहाँ गया। अब बीवी यहाँ परेशान की, अब क्या करें। फिर उसने वेंकटेश के दोनों दोस्तों को साथ लिया और पहुँच गई उसी नगर कुरनूल में और जाकर रामती सत्यनारायण को ढूंढने की कोशिश की। रामती सत्यनारायण इस इलाके में जाना माना शख्स था। लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे उसकी तमाम खूबियों की वजह से। तो घर का पता मिल जाता है। ये लोग रामती सत्यनारायण के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वो लोग आए तो थे, यानी वेंकटेश यहाँ आया तो था, लेकिन आने के बाद वह चला गया था। लेकिन उसकी पत्नी को कुछ शक होता है, क्योंकि उसकी बात से उसे कुछ ऐसा लगा कि वो शायद थोड़ा डरा हुआ सा है और सहमा हुआ सा है। इसलिए वेंकटेश की पत्नी ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी। जब कंप्लेन किया तो पुलिस की मजबूरी थी उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका पता लगाना। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 12 दिसंबर को सत्यनारायण वेंकटेश के पास आया था और उससे मिला था, और नगर कुरनूल में रामती सत्यनारायण को बहुत सारे लोगों ने वेंकटेश के साथ देखा था। पुलिस के पास अब इस तरह से एक पुख्ता सबूत था। तो अब पुलिस सत्यनारायण को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर कॉल डिटेल और बाकी चीज़ें देखी तो पुलिस को शक हो जाता है। अब सत्यनारायण से उन्होंने थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ शुरू की। सत्यनारायण जो बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला, मासूम, वह इन शक्तियों के आगे टूट गया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही कत्ल किया है और इसी वेंकटेश का कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा कब और कैसे, तो उसने बताया कि असल में वेंकटेश को एक प्लाट खरीदना था और उसी के लिए उसने उससे कांटेक्ट किया था, क्योंकि वो उस इलाके में रियल एस्टेट का काम ही करता था। 10 लाख रुपए का प्लाट था। फिर उसने कहा कि जहाँ पर आपका प्लाट है, जहाँ आप प्लाट ले रहे हो, मेरी पढ़ाई लिखाई के अनुसार मेरा 6th सेंस कह रहा है कि वहाँ कोई गड़ा हुआ छुपा हुआ खजाना है और वो खजाना पक्का आपको मिलेगा और उसकी कीमत इस 10 लाख से 10 गुना ज़्यादा होगी। वेंकटेश को भी खजाने का बड़ा शौक था। इस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में लालच की वजह से ही पड़ता है। तो वेंकटेश भी लालच में आ गया था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। और जब वेंकटेश झांसे में आ गया तो फिर सत्यनारायण ने उसे अपने पास बुलाया और सत्यनारायण ने उससे कहा कि इसकी एक शर्त है कि ये जो खजाने वाली बात है तुम इसको किसी से भी नहीं बताओगे, अपनी फैमिली और दोस्तों को भी नहीं बताना, क्योंकि इसकी एक खास बात यह है कि मेरे पास जो शक्ति है जिससे मैं खजाने का पता लगाता हूँ कि अगर तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी को पता चल गई तो फिर वो खजाना गायब हो जाएगा और फिर आपको वो खजाना नहीं मिल पाएगा। तो वेंकटेश लालच में अब पूरी तरह से आ जाता है और उसने खजाने की बात अपनी बीवी से और दोस्तों से भी छुपाई और फिर प्लाट के नाम पर वह सत्यनारायण के पास पहुंच जाता है। वेंकटेश ने सत्यनारायण को 10 लाख रुपए पहले ही दे रखे थे। तो सत्यनारायण ने वेंकटेश से कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर खजाना है। वो सुनसान जगह पर वेंकटेश को ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उसने कहा कि देखो, खजाना मिल जाएगा, लेकिन हमें 3 गर्भवती महिलाओं को बलि चढ़ाना होगा। वेंकटेश एक सीधा साधा आदमी था, भोला भाला आदमी था। बेशक वो लालच में आ गया था, लेकिन वह इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। उसने सत्यनारायण की जब ये बात सुनी तो वो डर गया और सहम गया। उसने कहा कि ये पागलपन क्या है, 3 औरतों को और वो भी गर्भवती को मारना है, मतलब 6 लोगों की हत्या करनी है। वेंकटेश ने कहा कि ऐसी दौलत या खजाना मुझे नहीं चाहिए जिसके बदले में 3 गर्भवती औरतों को बलि चढ़ाना पड़े। और उसने कहा कि तुम मेरे 10 लाख रुपए वापस दे दो, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो सत्यनारायण ने कहा कि ठीक है, यदि बलि नहीं चढ़ाते हो तो एक दूसरा भी तरीका
जो बहुत आसान है वो भी मेरे पास है, तो उसे आजमा कर देखता हूँ। बिना खून खराबे के खजाना मिल गया तो अच्छा है। उसने वहीं पर बैठकर कुछ अनुष्ठान टाइप की चीज़ें शुरू कर दी और फिर प्रसाद के तौर पर वेंकटेश को पीने के लिए एक कटोरे में दूध दे दिया और कहा कि ये पी लो। दूध में जहर मिला हुआ था। वेंकटेश ने दूध पिया और बेहोश हो गया। इसके बाद सत्यनारायण ने एक वजनी पत्थर उठाया और वेंकटेश के सिर पर मार दिया और वेंकटेश की मौत हो जाती है। लाश को वहीं पहाड़ियों की तरफ फेंक दिया जाता है और वापस वो अपने घर चला जाता है। अब सत्यनारायण ने वेंकटेश की एक कहानी पुलिस को सुना दी। पुलिस को लगा कि चलो एक कत्ल का मामला था जो उन्होंने सुलझा दिया। सत्यनारायण ने एक मर्डर की तो कहानी सुना दी थी। उसी वक्त पुलिस वालों को याद आया कि इस इलाके में पिछले 2-3 सालों में कुछ कत्ल हुए हैं जिनको पुलिस अभी सुलझा नहीं पाई है, और कुछ ऐसे मर्डर हुए हैं कि जिस तरह से वेंकटेश को मारा गया था लगभग वैसे ही। फिर पुलिस ने अपने मुखबिर को लगाया और बोला कि पता करो इस नगर कुरनूल इलाके में पिछले 2-3 सालों में क्या कुछ हुआ है। मुखबिर ने बताया कि 2020 में एक पासा नाम का शख्स था जिसकी अपनी एक ज़मीन थी, खेती बाड़ी करता था, और उस ज़मीन पर एक दिन पौधे लगाने के लिए जब वो ज़मीन को खोद रहा था तो कुछ पुराने ज़माने के टूटे हुए बर्तन बाहर निकले, तो उसे लगा कि ज़मीन के अंदर खजाना है। अब पासा को ये मालूम था कि उसी इलाके में रहने वाला सत्यनारायण खजाने का माहिर है, खोजी है, बहुत ज्ञानी है, तो उसने चुपचाप से ये बात सत्यनारायण को बताई। सत्यनारायण ने पासा से कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ और अपनी शक्ति के जरिए पता लगाता हूँ तुम्हारी ज़मीन में खजाना है या नहीं। उसके बाद उसने उसको अगले दिन कहा कि हाँ, तुम्हारी ज़मीन में खजाना है, लेकिन कहाँ और कितने नीचे है ये बताने की फीस लूँगा, पर उस खजाने की कीमत इतनी है जितना उसका प्लॉट था, और उस प्लॉट की कीमत थी 10 लाख। अमूमन ये 10 लाख के आसपास की ही चीज़ों पर नज़र रखता था, और उसने कहा कि ये प्लॉट तुम मेरे नाम पर कर दो, इसकी रजिस्ट्री से 10 गुना ज़्यादा खजाना तुम्हें इस प्लॉट के अंदर से खुदाई करने के बाद मिल जाएगा, और वो मैं ही हूँ जो इस खजाने को तुम्हें दिला सकता हूँ। पासा भी लालच में आ गया। उसने कहा शर्त यह है कि इस खजाने का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, अपने घर में भी नहीं करोगे। सत्यनारायण की खूबी ये थी कि जब वह किसी को अपना शिकार बनाता था, अपने शिकंजे में उसको फांसता था, तो पहले उसका भरोसा पूरी तरह से जीत लिया करता था। अब पासा ने अपना प्लाट उसके नाम रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन सत्यनारायण खजाने को खोदने का काम शुरू कर ही नहीं रहा था। इसके बाद कुछ वक्त बीता। पासा को उसके बाद काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो, अब तुम मेरा पैसा वापस कर दो। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो और मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। अब सत्यनारायण को लगा कि ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एक रोज़ अचानक 20 अप्रैल 2020 को उसने कहा कि कल मुझे पता चला है कि खजाना कहाँ पर है और कितनी गहराई पर है, लेकिन उस खजाने को खोदने से पहले एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान तुम्हारे घर पर होगा। पासा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब वह नींबू, काली मिर्च और जो भी चीज़ें होती हैं इस अनुष्ठान में, वो सब लेकर पासा के घर पर पहुंच जाता है और पूजा पाठ का काम शुरू कर देता है, और ये सब कुछ करके चला जाता है। पासा ने खजाने की बात या सत्यनारायण को प्लाट देने की बात किसी को बताई नहीं थी। अगले दिन सुबह पासा का एक कजन पासा के घर आता है, तो जब वो घर में घुसता है तो देखता है कि रसोई में पासा की लाश पड़ी हुई है। जब वो अंदर कमरे में गया तो देखा कि पासा की वाइफ की लाश पड़ी हुई है। दूसरे कमरे में गया तो देखा कि उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। अब ऐसा लग रहा था कि सबने सुसाइड किया है, लेकिन फिर उसकी नज़र वो सारे पूजा पाठ की सामग्री पर पड़ती है, तो उसे लगा कि ये कुछ मामला और ही है। लेकिन किसी ने आखिरी बार पासा को किसी के साथ देखा नहीं था, और इसी खजाने और प्लाट की बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए मामला सत्यनारायण तक गया ही नहीं था।
जब वेंकटेश की कहानी और पासा की फैमिली के कत्ल की बात आई तो फिर पुलिस ने तफ्तीश अपनी तरफ से शुरू की। तो पता चला कि पासा के प्लाट की रजिस्ट्री सत्यनारायण के नाम पर हुई थी। अब यहाँ वेंकटेश और पासा की कड़ी जुड़ती है। सत्यनारायण से फिर से पूछताछ हुई तो लगा कि अब एक कत्ल में भी वही सजा है और 4 में भी वही है। तो फिर उसने कहा कि साहब, वेंकटेश अकेला नहीं है, मैंने पिछले 3 सालों में 11 लोगों को मारा है। अब पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह शख्स जब ये बता रहा था तब भी वो उतना ही भोला, उतना ही मासूम, उतना ही ज्ञानी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये आदमी एक सीरियल किलर है, इसने 11 लोगों की जान ले ली होगी। अब वो एक एक करके अपने शिकार का नाम बताता जाता है और उसके हिसाब से पुलिस तफ्तीश करती जाती है। वह जो कह रहा था वो सब कुछ सच था। एक एक करके तमाम केस स्टडी किए जाते हैं। तमाम अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस नगर कुरनूल में पुलिस ढूंढती है और सब में सिमिलरिटी ये थी कि ये सभी मामले ऐसे थे जिसमें या तो प्लाट इन्वॉल्व था, या पैसे दिए गए थे, या फिर खजाने का लालच, और ऊपर से किसी को कुछ बताते नहीं थे कि कहीं खजाना हाथ से ना निकल जाए। और लोगों की यही खामोशी उनकी मौत का कारण बनी। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक कातिल बनूंगा। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, अपने प्रॉपर्टी के काम से वो काफ़ी कुछ पैसे कमा लिया करता था। आयुर्वेद का भी काम ठीक चल रहा था। पैसे हालांकि लोगों से वो लेता नहीं था, लेकिन जो देने की हैसियत रखता था उससे वो पैसे ले लिया करता था। इसलिए कुल मिलाकर उसका काम ठीक चल रहा था। लेकिन बचपन से एक जुनून था, एक शौक था उसको, और उसे कई बार सपने आते थे कि कहीं दबा हुआ खजाना उसको जरूर मिलेगा। इसने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खजाना कहीं मिला नहीं। फिर उसने सोचा कि खजाना ढूंढने के इस जुनून का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले वो अपने शिकार का पूरा भरोसा जीत लेता था और तब धीरे से कहता था कि फलां जगह पर खजाना है और वो खजाना तुमको मिल सकता है। पर खजाना ढूंढने की कीमत 2 लाख से 10 लाख होती थी, लेकिन शर्त ये थी कि ये बात किसी को बताना नहीं है, नहीं तो खजाना गायब हो जाएगा और फिर खजाना नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब शक्तियाँ ऊपर से काम करती हैं और ये सब शक्तियाँ मेरे अंदर आती हैं। इस तरह से एक एक करके लालच ने उसने तमाम लोगों को मारना शुरू किया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने अलग अलग लोगों को खजाने या पैसे के लिए मारा, लेकिन पासा के पूरे परिवार को क्यों मार दिया? तब उसने कहा कि यदि सिर्फ पासा को प्रसाद के रूप में जहर वाला दूध देकर मार देता तो उसके परिवार के जरिए मेरी पोल खुल जाती, क्योंकि उसके बच्चे, उसके फैमिली उस वक्त जब अनुष्ठान उसके घर में हो रहा था तब उसी घर में वो मौजूद थे। यदि पासा उस वक्त घर में अकेला होता तो मैं सिर्फ अकेले पासा को ही मार देता, लेकिन वहाँ सब लोग थे, इसलिए उन सबको भी उसी वक्त मारना पड़ा। बाकी उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जो उसके खजाने के लालच में आ गए थे। जब उसकी गिरफ्तारी हुई और ये कहानी मीडिया में आई तो कहते हैं कि उसकी बीवी और बच्चे यकीन नहीं कर पा रहे थे। पड़ोसी यकीन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने जब भी सत्यनारायण को देखा था तो उन्हें लगता था कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे मिलनसार इंसान कोई दूसरा हो नहीं सकता था। हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, बहुत ही नर्म लहजे में बातचीत किया करता था, हमेशा नज़रें झुकाकर चलता था। मतलब एक शराफत की जो भी डेफिनेशन या परिभाषा हो सकती थी वो सारी चीज़ें उस एक इंसान के अंदर मौजूद थी। लेकिन इन चेहरों और इन बॉडी लैंग्वेज और शराफत के पीछे का जो चेहरा था, जो दूसरा चेहरा था, वो एक सीरियल किलर का चेहरा था। इस कहानी से बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी जो अच्छा और बहुत मीठा बोलते हैं, या आपके साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं, या आपका बहुत ख्याल रखते हैं, या आपकी केयर करते हैं, या आपकी फ़िक्र करते हैं, या इससे भी ज़्यादा कुछ करते हैं, तो हमेशा उनसे बचिए। आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हो सकता है वो आदमी अच्छा हो,
लेकिन क्या पता ऐसे देश में एक ऐसा शख्स आ जाए जो यही ढोंग रचाए और एक दिन पता चले कि आपका सब कुछ लूट चुका है। तो जब भी आप किसी पर भरोसा करें तो हमेशा सोच समझ कर करें, उसको जांच परख लें और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अचानक ये शख्स हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे लिए इतना अपना क्यों हो गया है। एक होता है कि बचपन से हम लोग साथ रहते हैं, माँ बाप, परिवार, बच्चे, भाई बहन, कज़न, रिश्तेदार, एक दूसरे के यहाँ आना जाना और एक दूसरे की केयर करना, ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन एक अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर से आ जाए और आपका बेहद करीबी हो जाए और आप आंख बंद करके भरोसा करें तो ये भरोसा बहुत खतरनाक होता है। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।